रोका ना तो। हाँ रखो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज हम साइंस के जीव विज्ञान के टॉपिक नंबर 8 जो लुसेंट पुस्तक है उसकी टॉपिक नंबर 8 पोषक पदार्थ है, उसके 60 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वे पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? वे पदार्थ जो जीवों में जैविक कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक होते हैं क्या कहलाते हैं? जो शरीर में जैविक कार्य होते हैं उसके संचालन के लिए जो आवश्यक पदार्थ है उसे क्या कहते हैं? पोषक पदार्थ। कौन सा पदार्थ? पोषक पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ के मुख्य उदाहरण कौन से है? ऊर्जा उत्पादक करने के लिए पोषक पदार्थ के लिए मुख्य उदाहरण कौन सा है? तो ऊर्जा उत्पादन करता है वसा और कार्बोहाइड्रेट। वसा और कार्बोहाइड्रेट। वसा कितना करता है 1 ग्राम में? 9.3 किलो कैलोरी। और कार्बोहाइड्रेट कितना करता है 1 ग्राम में? 4.2 किलो कैलोरी। 9.3 किलो कैलोरी कौन करता है? वसा। और 4.2 किलो कैलोरी कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। शरीर की उपापचयी क्रिया, शरीर की उपापचयी क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? नियंत्रित करने वाला पोषक पदार्थ कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी है विटामिन और जल। विटामिन और जल, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारे शरीर में जो उपापचयी क्रिया है उसको नियंत्रित कौन करता है? विटामिन और जल। ठीक है, विटामिन और जल से ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, यह उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, शरीर की वृद्धि एवं टूट फूट की मरम्मत के लिए उत्तरदायी पोषक तत्व कौन सा है? तो शरीर की वृद्धि एवं टूट फूट की मरम्मत के लिए उत्तरदायी पोषक तत्व कौन सा है? प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो शरीर में टूट फूट हो जाती है, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व है, सबसे आवश्यक पोषक तत्व वो प्रोटीन है। ये बात भी जानते हैं आप लोग कि शरीर में जब ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट और वसा से पूर्ण नहीं हो पाती है तो उस समय प्रोटीन भी ऊर्जा प्रोवाइड कर देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 5, आनुवांशिकी गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल? न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल क्या है? आनुवांशिकी पदार्थ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कार्बोहाइड्रेट किन तत्वों के संयोग से बना है? कार्बोहाइड्रेट किन तत्वों के संयोग से बना है? तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किन तत्वों के मेल से बना है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:2:1। एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। 7 नंबर। आगे क्वेश्चन ये तो अभी ही पढ़े हैं। कार्बोहाइड्रेट में CH और O का अनुपात कितना होता है? तो 1:2:1, 1:2:1। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता के लिए कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट
पूरा करता है, यानी सॉरी, शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को कार्बोहाइड्रेट कितना प्रतिशत पूरा करता है? तो ये करता है 50 से 75%, 50 से 75%, ऑप्शन नंबर बी। और प्रोटीन कितना प्रोटीन वसा कितना करता है? वसा करता है 20 से 30%। वसा कितना करता है? 20 से 25 ले सकते हैं या 30 ले सकते हैं, 30%। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ये पढ़ चुके हैं। 1 ग्राम ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट ही बोल रहा है, 1 ग्राम ग्लूकोज में कितना कैलोरी ऊर्जा? तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10 की तरफ। कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था क्या है? तो सरल अवस्था, सबसे सरल अवस्था है मोनोसेकेराइड। कौन सेकेराइड? मोनोसेकेराइड। चलिए 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड जो होता है, ऑप्शन नंबर जो ए है, ये जल में अघुलनशील होता है। क्या होता है? अघुलनशील। ठीक है, चलिए ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और मैनोज किसका उदाहरण है? तो ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और मैनोज ये एग्जाम्पल है मोनोसेकेराइड के। कौन सेकेराइड के? मोनोसेकेराइड के। और क्वेश्चन नंबर 12, 2 मोनोसेकेराइड के अणुओं के संयोग से कौन सा सेकेराइड बनता है? 2 मोनोसेकेराइड मिलते हैं तो कौन सा सेकेराइड बनता है? आप भी जानते हैं, डाइसेकेराइड। कौन सेकेराइड? डाइसेकेराइड। ठीक है, जब सरल हो तो मोनोसेकेराइड, जब 2 सरल सामान मिल जाए तो डाइसेकेराइड, और बहुत सारा मिल जाए मोनोसेकेराइड तो उसे पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज किसका एग्जाम्पल है? किस प्रकार के सेकेराइड का? तो डाइसेकेराइड का। किस प्रकार के सेकेराइड का एग्जाम्पल है? डाइसेकेराइड का, ऑप्शन नंबर बी। और मोनोसेकेराइड में कौन कौन था? अभी पढ़े थे, ग्लूकोज, मैनोज और ग्लैक्टोज। ठीक है, ग्लैक्टोज मोनोसेकेराइड है, जबकि लैक्टोज कौन सेकेराइड है? डाइसेकेराइड। तो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज कौन सेकेराइड? डाइसेकेराइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? काइटिन है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? काइटिन। तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे आते हैं। स्टार्च, ग्लाइकोजेन और काइटिन किसके उदाहरण हैं? स्टार्च, ग्लाइकोज और काइटिन। तो स्टार्च है जो जटिल है, स्टार्च है जो जटिल है। ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज के बाद का रूप है, तो ये भी जटिल है, और काइटिन भी जटिल है, यानी पॉलीसेकेराइड। किस प्रकार का सेकेराइड है? तो पॉलीसेकेराइड है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन सी का निर्माण करने में कौन सा सहायक होता है? तो याद रखिएगा कि विटामिन सी किससे निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट से। किससे? कार्बोहाइड्रेट से। अब पढ़े हैं कार्बोहाइड्रेट में कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज, मैनोज और ग्लैक्टोज। ठीक है, डाइसेकेराइड का क्या क्या है? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। और पॉलीसेकेराइड का भी पढ़े हैं, कौन सा? ग्लाइकोजेन, स्टार्च और काइटिन। ठीक है, चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जे बर्जीलियस ने किया था। कौन से वैज्ञानिक ने किया था? जे बर्जीलियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 18,
प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं? तो हमारे शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीनों की आवश्यकता होती है, यानी कितने प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना है? तो 20। कितने? 20। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ ये भी जान लीजिए कि 20 प्रकार में हमारे शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन बनते हैं? तो 10 प्रकार के में बनते हैं, और 10 प्रकार के प्रोटीन हम भोजन के रूप में लेते हैं। भोजन के रूप में लेते हैं, यानी भोजन से हमें 10 प्रोटीन प्राप्त करते हैं, जबकि शरीर में स्वतः 10 प्रोटीन का निर्माण होता है। चलिए, मानव शरीर में लगभग कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन है? मानव शरीर में लगभग कितना प्रतिशत भाग? तो आप सभी लोग को मालूम है कितना है? 15%। कितना प्रतिशत? 15%। कितना प्रतिशत? 15%। चलिए आगे चलते हैं। सभी प्रोटीन में अनिवार्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? जो प्रोटीन है वो उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है नाइट्रोजन। कौन सा तत्व? नाइट्रोजन। जो हमारे प्रोटीन है उसमें नाइट्रोजन का होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस नंबर पर? ऊर्जा उत्पादन में शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो ऊर्जा भी अभी बताए थे कि प्रोटीन एक ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर की मरम्मत के साथ साथ जब आवश्यकता पड़ती है तो ऊर्जा उत्पादन भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, प्रोटीन। ठीक है, आगे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो अभी बताए थे कि मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 20। कितने? 20। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है? तो पिछली बात है, सोयाबीन सभी लोग खाते हैं और मालूम है कि इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। चलिए आगे चलते हैं। 24। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो जो कार्यशील महिला है उसको एक दिन में कितना चाहिए? 45 ग्राम। कितना? 45 ग्राम। ठीक है, एक कार्यशील महिला है को प्रतिदिन कितना प्रोटीन चाहिए? 45 ग्राम। आगे है, एल्ब्यूमिन्स और ग्लोबुमिन्स किस प्रकार के प्रोटीन है? एल्ब्यूमिन्स प्रोटीन भी 3 प्रकार, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तीनों ABC दिया हुआ है। प्राकृतिक प्रोटीन भी होता है, सरल प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन। तो एल्ब्यूमिन्स और ग्लोबुमिन्स सरल प्रोटीन होते हैं। किस प्रकार के प्रोटीन है? सरल प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 26 नंबर। क्रोमोप्रोटीन और माइक्रोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन और माइक्रोप्रोटीन। तो क्रोमोप्रोटीन और माइक्रोप्रोटीन संयुग्मी प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है? संयुग्मी प्रोटीन है। चलिए ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन सा है? तो प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशियोकर और मरासमस। तो कौन सा? ए और बी, यानी ये भी सही, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर कौन सा टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अच्छा इसमें होता क्या है? सो जान लीजिए। क्वाशियोकरस में जो बच्चा होता है उसका पैर और हाथ पतला हो जाता है और पेट बाहर आ जाती है, जबकि मरासमस में मांसपेशियाँ ढीली हो जाती है। मांसपेशियाँ क्या हो जाती है? ढीली हो जाती है। चलिए आगे आते हैं 28 में। किस रोग के बच्चों के हाथ पाँव दुबले हो जाते हैं और पेट बाहर निकल जाते हैं? इसका डिस्क्रिप्शन पहले ही दे चुके हैं कि इसका क्या होता है? क्वाशियोकरस में। कौन सा बीमारी में? क्वाशियोकरस में। आगे ये भी बता चुके हैं कि मांसपेशी का ढीला होना किस रोग में? तो मरासमस। कौन सा? मरासमस। चलिए आगे चलते हैं। कैप्सूल का बाहरी आवरण जिलेटिन किसका बना होता है? जो कैप्सूल का बाहरी आवरण है जिलेटिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है?
प्रोटीन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, वसा किसका एस्टर है? तो हम लोग जानते हैं कि वसा एक प्रकार का एस्टर है, और एस्टर है तो किस प्रकार का एस्टर है? ये है ग्लिसरॉल और बसी अम्ल का, ग्लिसरॉल और बसी अम्ल का। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 32, वसा सामान्यतः 20 डिग्री ताप पर किस अवस्था में होता है? अच्छा, इसका आंसर सामने आ गया है। वसा सामान्य अवस्था में किस ताप पर होता है? ठोस अवस्था में होती है। और यह जान लीजिए कि 20 डिग्री में सामान्यतः यह ठोस अवस्था में होती है, लेकिन अगर यह द्रव्य अवस्था, इसी ताप पर द्रव अवस्था में आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? तेल कहते हैं। क्या कहते हैं? तेल कहते हैं। और इस ठोस अवस्था में था उस समय वसा कहते हैं, जबकि इसी डिग्री टेम्परेचर पर, इसी ताप पर द्रव अवस्था में आ जाती है वसा तो उसे तेल कहते हैं। चलिए, अच्छा ये आगे का क्वेश्चन वही है। वे वसा जो 20 डिग्री ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तेल कहते हैं। क्या कहते हैं? तेल कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, संतृप्त वसा का उदाहरण। दो प्रकार के वसा होते हैं, एक असंतृप्त, एक असंतृप्त, असंतृप्त, और एक होता है संतृप्त। तो जो हमारे मछली होते हैं, ये मछली का तेल है, ये संतृप्त वसा का उदाहरण है। जबकि संतृप्त वसा का उदाहरण कौन सा है? नारियल का और तार का तेल। नारियल और तार के तेल को कौन सा वसा का उदाहरण कहेंगे? तो नारियल का तेल और तार का तेल संतृप्त वसा का उदाहरण है, जबकि मछली तेल हो गया है, अन्य तेल है, वो असंतृप्त वसा के उदाहरण में आते हैं। चलिए आगे, 1 ग्राम वसा, ये शुरू में ही डिस्कशन कर चुके हैं। 1 ग्राम वसा में कितना? 9.3 किलो कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना? 4.2 किलो कैलोरी। चलिए आगे 36 नंबर, एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो एक वयस्क व्यक्ति को कितना 20 से 30% ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? वसा से प्राप्त होता है। किससे? वसा से। चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी था। शरीर में वसा का संश्लेषण केंद्र कहाँ है? तो शरीर में वसा का संश्लेषण केंद्र कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया है। कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए ऑप्शन नंबर बी। आगे 38 नंबर, त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देता है कौन? तो नहीं निकलने देता है वसा। कौन? वसा। और यह ताप नियंत्रण में एक मुख्य भूमिका निभाती है। चलिए 39, वसा की कमी से त्वचा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर वसा कम हो गया, घी कम गया, तो त्वचा कैसा हो जाएगा? रूखी हो जाती है। त्वचा कैसी हो जाती है? रूखी हो जाती है। शरीर का विकास रुक जाएगा। चलिए, वसा की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? तो वसा जब अधिक हो जाएगी तो शरीर में मोटापा आ जाएगा, और मोटापा आएगा तो हृदय रोग संबंधित बीमारियां उत्पन्न होगी और उच्च रक्तचाप हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंक ने। कौन? फंक। कब किए थे? 1911 में। 1911 में। चलिए आगे चलते हैं। फंक ने विटामिन का आविष्कार कब किया? इसका अगला क्वेश्चन आ ही गया। कब किए थे? 1911 में। आगे, जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलने वाला गाय भैंस पानी में, विटामिन बी और सी। ठीक है, और नहीं घुलने वाला कौन हो गया? ए, डी, ई, के। आगे आ ही गया। वसा में अघुलनशील विटामिन कौन सा है? एडेक। ए डी ई के। आगे 45 नंबर क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी लक्षणों के विकास का नियंत्रण कौन करता है? आनुवंशिकी। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन।
प्रोटीन। चलिए 46 नंबर, शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य कौन करता है? तो शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट। कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। और किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। प्रोटीनोज, पेप्टोन और पेप्टाइड किस प्रकार के प्रोटीन है? तो यह व्युत्पन्न प्रोटीन। किस प्रकार के प्रोटीन है? व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, हमारे शरीर में पाए जाने वाला प्रोटीन किस प्रकार का होता है? व्युत्पन्न प्रोटीन। और किससे प्राप्त होता है? जब यह प्राकृतिक प्रोटीन का जलीय अपघटन हो जाता है तो उसे कौन प्रोटीन कहते हैं? व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण किसके द्वारा होता है? जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण किसके द्वारा? कार्बोहाइड्रेट द्वारा। किसके द्वारा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पढ़े थे। आर्थ्रोपोडा है, ठीक है, उसका बाह्य कंकाल का निर्माण किससे? कार्बोहाइड्रेट से। चलिए 50, मनुष्य के शरीर में स्वयं के कितने अमीनो अम्ल का संश्लेषण होता है? 10। टोटल कितने अमीनो अम्ल होते हैं? 20। 10 का संश्लेषण होता है और 10 भोजन से प्राप्त किए जाते हैं। चलिए जैविक नियंत्रण के रूप में कौन कार्य करता है? तो जैविक नियंत्रण के रूप में कौन काम करता है? प्रोटीन काम करता है। ऑप्शन नंबर बी। 51, वह कार्बोहाइड्रेट जो जल में अघुलनशील है। ये बता चुके हैं कि यह कौन है? पॉलीसेकेराइड है। कौन सा है? पॉलीसेकेराइड। 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट बताए थे। चलिए आगे, चावल, मक्का, बाजरा, आलू के किस में कौन सा पोषक पदार्थ पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। कौन सा पोषक पदार्थ? कार्बोहाइड्रेट। आगे, शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? शहद में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। चलिए आगे है 54 नंबर, न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में कौन सहायक है? तो न्यूक्लिक अम्ल किससे बनता है? कार्बोहाइड्रेट। न्यूक्लिक अम्ल में के निर्माण में सहायक है कौन? कार्बोहाइड्रेट। चलिए आगे आते हैं। शरीर के अंगों को चोटों से बचाने का कार्य कौन करता है? तो शरीर को चोट से बचाएगा कौन? जब ज़्यादा खाएंगे शरीर मोटा होगा तो चोट से बचेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा वसा। कौन हो जाएगा? वसा। भोजन को रुचिकर बनाने वाला पोषक तत्व। हम लोग रोटी में खूब घी लगा के खाते हैं और घी क्या है? एक प्रकार का वसा है। तो भोजन को रुचिकर बनाने वाला पोषक तत्व पदार्थ कौन है? वसा है। चलिए आगे आते हैं। कार्यशील महिला के लिए प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 45 ग्राम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 45 ग्राम। चलिए 58 नंबर, हिस्टोन प्रोटीन किस वर्ग का उदाहरण है? तो हिस्टोन प्रोटीन सिंपल है मतलब सरल प्रोटीन है। किस प्रकार का प्रोटीन है? सरल प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 59, असंतृप्त वसा किस में पाया जाता है? तो असंतृप्त वसा पाया जाता है वनस्पति घी हो गया, मछली का तेल हो गया, इसमें कौन सा वसा पाया जाता है? असंतृप्त वसा पाई जाती है। ठीक है, सूर्यमुखी का तेल हो गया, इसमें भी कौन सा वसा? असंतृप्त वसा पाई जाती है। आगे है, उपापचयी नियंत्रक किससे कहा जाता है? तो उपापचयी नियंत्रण किसके द्वारा होता है? विटामिन और जल। तो साथियों हमने 1 से 60 तक का पूरा ऑब्जेक्टिव कर लिया है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।